आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एक तरह कहा जाए तो ये जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको बहुत सारे लोग मोल कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए कि अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन इस चैप्टर का सबसे ग्रैपिंग जो टॉपिक है, या कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक ना। तो मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो जो लोग आज तक मोल को लेकर के, मोल कॉन्सेप्ट को लेकर के समझ नहीं पाए थे, आज क्लियर है कि उनको क्लियर सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके बाद से। ठीक ना। तो बस शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, सारा दिक्कत आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जाननी होगी कि मोल क्या है। तो मोल के बारे में हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे मोस्ट आप लोग काउंटिंग किए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत हो गया। ठीक ना। तो इस तरह से सब लोग काउंटिंग किए होंगे। हम एक नंबर्स को ऐसे काउंट करते हैं नंबर्स को, लेकिन एक चीज़ और है कि जब हम काउंटिंग करते करते जाते हैं 12 के पास, तो 12 को हम बोल सकते हैं क्या चीज़, तो हम 12 को डजन बोलते हैं। क्या ये बात सबको मालूम है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 12 नंबर में है तो हम उसको बोल देते हैं डजन। जैसे कि हम बनाना खरीदने जब जाते हैं तो हम बोलते हैं जनरली कि 1 डजन बनाना दे दीजिए या हाफ डजन बनाना दे दीजिए। तो जब हम 1 डजन बोलते हैं तो इसका सेंस क्या होता है, दुकानदार जो है जब उससे बोलते हैं 1 डजन बनाना चाहिए तो उसके दिमाग में तुरंत एक नंबर आता होगा कि ये डजन का मतलब क्या है, 12 से है, मतलब 12 बनाना हमको देना है। अगर हम कहें कि मुझे हाफ डजन बनाना चाहिए तो उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके दिमाग में यह आएगा हाफ डजन मीन्स 12 या 12 का आधा क्या है 6, तो 6 उसके दिमाग में आता है। तो इस तरह से जो डजन, ये डजन जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है 12 को, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम पढ़े होंगे जब काउंटिंग करते करते 100 तक जाते हैं तो हम बोलते हैं 100 को बोल देते हैं कि ये 100 है, बोलते हैं। इसी तरह से 100 को हम बोल देते हैं कि ये 1000 है, बोलते हैं। तो अच्छा, ये 1000 जो हमने बोला है, क्या हम इस 1000 को 1000 नहीं बोल सकते हैं? ये देखें, ये 100 हो गया, 100 में 00 है, 00 एंड इसको ये हो गया 10 एंड ये हो गया 100। तो क्या हम इसको 1000 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए सूटेबल रहता है 1000 बोलना या 100 बोलना? ये 100 नहीं, 1000 बोलना या 1000 बोलना, कौन सा ज़्यादा इजी है? तो हमें ज़्यादा इजी ये 1000 समझ में आता है। ठीक ना। तो ये 1000 टर्म लाया गया है, ये जो 12 को डजन टर्म बोला जाता है, तो ये टर्म इसलिए लाए गए हैं कि हम किसी भी काउंटिंग नंबर को, किसी भी लार्ज नंबर को एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर दें और बहुत ही इजी वे में हम उसे दिमाग में रख पाएँ, उसे लर्न कर पाएँ, या बहुत ही इजी वे में हम उसे समझ सकें, इसलिए ये सारे टर्म लाए जाते हैं। ठीक ना। उसी तरह से आपको मालूम होगा कि जो 10 के पावर 5 होता है इसको हम बोलते हैं लाख। क्या बोलते हैं? 1 लाख को बोलते हैं 10 के पावर 5। अच्छा, 10 के पावर 5 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं? इसको बोल देते 100 और ये हो जाता 1000। तो क्या हम इसको 100,000 नहीं बोल देते? बोल सकते थे, लेकिन 100,000 बोलना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये लार्ज नंबर भी है, तो इसलिए यहाँ पे फिर एक नई चीज़ ला दी गई जिसको कि हम लोग लाख बोल देते हैं। इसी तरह से बहुत लोगों को मालूम होगा 10 के पावर 6 को बोलते हैं हम मिलियन। जैसे हम लोग को वहाँ लाख, करोड़ ये सब चलता है,
तो ये फॉरेन कंट्री में, खासकर यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, वहाँ पे ये टर्म यूज किया जाता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो 10 के पावर अगर 6 का ही है तो इसका मतलब क्या है कि ये मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से 10 के पावर 9 को हम बोल देते हैं कि ये बिलियन है। इसी तरह से 10 के पावर 12 को हम ट्रिलियन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इस क्या है, ये एक बहुत ही लार्ज नंबर को, जैसे जैसे हम टर्म चेंज करते जाते हैं, यहाँ देखिए 100 को 00 के साथ है तो 100 बोल दे रहे हैं, 000 के साथ 1000 बोल दे रहे हैं, 50 है तो लाख बोल दे रहे हैं, 60 है तो मिलियन है। मतलब जैसे जैसे नंबर की काउंटिंग बढ़ती जा रही है हम एक सूटेबल टर्म लाते जा रहे हैं जो कि हमारे लिए इजी रहे समझने में, लर्न करने में या मेमोराइज करने के लिए। तो ये जितने भी टर्म हम लाए हैं ये किस लिए लाया गया है, ये मात्र इसीलिए लाया गया है कि बहुत ही कहीं ज़्यादा अगर हमें काउंट करना है चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा अगर कहीं सैंपल हमें मिल रहा है किसी चीज़ का और काउंट करना है तो उस केस में हम इन टर्म का यूज करें। ठीक ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरह से ये काउंटिंग नंबर्स हैं उसी तरह से एक और हमारे पास टर्म है 10 के पावर 12 लेवल का अगर कुछ है तो हम उसको ट्रिलियन में मेजर करते हैं, ट्रिलियन समझते हैं। उसी तरह से एक चीज़ है 10 के पावर 23, अगर इसके रेंज का कोई नंबर है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये मोल होगा। बट ये जो मोल टर्म है ये हर जगह हम यूज नहीं कर सकते हैं, रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं मोल टर्म को। मतलब अगर कहीं आप सामान खरीदने जा रहे हैं, पेन खरीदने जा रहे हैं या बुक खरीदने जा रहे हैं या बनाना खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप मोल टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। मोल टर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। कहाँ पे होता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। ये कहने के लिए, समझने के लिए बोल दिया जाता है, बट रियल लाइफ में आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर इतना ज़्यादा है कि अगर आपने 1 मोल बनाना मांग दिया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी 1 मोल बनाना काउंट करने में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मोल टर्म का यूज हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की कोई चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ जो कि हम अपनी आंखों से न देख पाएँ, वहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। अगर उस लेवल का कोई, उस साइज़ का अगर कोई चीज़ है तो हम उसको काउंट करने में मोल टर्म का यूज करते हैं। ठीक ना, तो एक्चुअल में आप लोगों को मोल के बारे में थोड़ा सा मालूम होगा, आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि मोल जो नंबर है ये एक नंबर है। जिस तरह से 1 2 3 4 5 है, इसी तरह से जो मोल टर्म है ये एक पार्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक काउंटिंग यूनिट है जिसका यूज हम तब करते हैं जब किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल को काउंट करना होता है। ठीक ना, तो इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और हम फिर मोल का डिफिनीशन लिखते हैं इसके बाद, उसके बाद से और भी चीज़ उसमें जानेंगे। ठीक ना, तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पॉज करके लिख सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए अब आते हैं डिफिनीशन पे। तो हमने मोल का ऑलरेडी डिफिनीशन लिख दिया है। क्या क्या बातें लिखा है कि मोल इज ए काउंटिंग यूनिट विच इज यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन केमिस्ट्री। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा इतना है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हम आंखों से न देख पाएँ, उसे अगर हमें देखना है तो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम। ठीक ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आयंस हैं, एटम है, मॉलिक्यूल हैं। ठीक ना, तो ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं। तो इनको अगर काउंट करना हुआ तो हम मोल टर्म का यूज करते हैं, तब हम मोल का यूज करते हैं। और उन्होंने बताया है कि मोल का जो रेंज है वो किस लेवल तक का है, 10 के पावर 23 लेवल तक का। जैसे कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। उसी तरह से अगर हम बोले 1 मोल में कितने जीरो होते हैं तो 23 जीरो होते हैं। ठीक ना, तो चलिए थोड़ा सा कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जनरली ये जो मोल है इसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डजन हमने बोला है कि 12 हो गया, तो डजन टर्म जैसे हमने बोला आपके दिमाग में एक नंबर आएगा, वो क्या है? 12। उसी तरह से जैसे ही आपसे कहा जाए मोल, 1 मोल, तो आप समझ जाइएगा एक नंबर को, वो नंबर आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। क्या है वो नंबर? तो 1 मोल का जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर है वो क्या है?
तो वो है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। कई जगह पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ठीक ना। कई जगह पे आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10 के पावर 23 इस तरह से भी यूज किए हुए मिलेगा आपको। तो जो इसमें एग्जैक्ट नंबर है वो ये वाला है। आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तब आप इस नंबर का यूज करिएगा। एक चीज़ और, जब कोई आंसर जब आपको निकालना हो, बहुत पास अगर आंसर दिया हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार बहुत पास आंसर दे देता है, जैसे इस तरह का दे दिया हो, आपके पास 4 ऑप्शन है और उन चारों ऑप्शन में आंसर कुछ इस तरह का दिया हो 24.02 इंटू 10 के पावर 23, 24.00 इंटू 10 के पावर 23 या 23.90 इंटू 10 के पावर 23 या 23.99 इंटू 10 के पावर 23। अगर इस तरह का नंबर दिया हो, इसमें देखना कितना कम का डिफरेंस है, तो इस केस में आप इस नंबर को ही यूज करेंगे, ठीक ना, या इसको यूज कर सकते हैं। अगर इतना पास है तो आप यही यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिले A B C D, 6 इंटू 10 के पावर 23, 24 इंटू 10 के पावर 23, 36 इंटू 10 के पावर 23 या 54 इंटू 10 के पावर 23, अगर इस तरह का गैपिंग मिले आपको, जैसे यहाँ पे 6 है, 24, 36, 54, अगर इस तरह की गैपिंग आपको देखने को मिल रही है तो आप वहाँ पे इस नंबर को ही इसको अप्लाई करिए, इसलिए कि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा इजी होगा। लेकिन जब आंसर बहुत ही पास दिया हो, इस तरह कुछ हो, तब आप इन दोनों में से किसी वैल्यू को यूज करें, ठीक ना। तो ये तीनों वैल्यू अगर कहीं यूज किया गया है तो ठीक है, गलत नहीं है, बट मोर करेक्ट ये है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस तरह का सॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरह का आपको वैल्यू यूज करना है, ठीक ना। आपके पास टाइम है 50 सेकेंड और आप लगा दिए ये वाला और आंसर दिया है इस तरह का, तो ये बेवकूफ़ी होगी, ठीक ना। उस केस में आप इसको यूज करें। और अगर आपको टाइम भरपूर है या टाइम कमी है और आंसर इस तरह का दिया है, तो आप इसको ना यूज करें, तब फिर ये यूज करना गलती होगी, तब आप इसको यूज करें, ठीक ना। तो समझ गए होंगे, इन तीनों वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हटाते हैं और फिर हम यूज करते हैं, आगे की कहानी की बात करते हैं। तो नंबर लिखा है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इस नंबर को ही हम बोलते हैं कि ये 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल है कोई चीज़, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास है 1 मोल पार्टिकल्स हैं, तो 1 मोल पार्टिकल्स का मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे। जैसे हमने 1 डजन बोला, 1 डजन हमने बोल दिया बनाना, तो इसका मतलब कितने बनाना है, 12 बनाना थे। उसी तरह से अगर हम बोले 1 मोल पार्टिकल है तो कितने पार्टिकल हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो 1 मोल का मतलब ये है। तो क्या हम समझेंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल से मतलब है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर को ही हमने क्यों यूज किया, या 6.023 इंटू 10 के पावर 23 नंबर को ही क्यों लाया। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल ही कैसे होते हैं। इसके अलावा हमने और कोई नंबर क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ठीक ना। तो ये भी बात आ सकती है। तो 1 मोल में 6.022 या 023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल का होना ये आया कहाँ से, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी के बारे में। तो उस टाइम जब ये नंबर डिस्कवर किया गया, या जिस नंबर के बारे में बताया गया, तो उसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या किया, कार्बन का सैंपल लिया। कार्बन का सैंपल मीन्स कार्बन 12 का सैंपल लिया था उन्होंने। कार्बन 12 ही क्यों लिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। उस टाइम पर
कार्बन 13 एंड कार्बन 14 की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मतलब जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, उस टाइम पर हम सिर्फ कार्बन के एक ही आइसोटोप के बारे में जानते थे, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब इसके बारे में जान ही नहीं रहे तो इसके बारे में बात क्या करेंगे। तो उस समय हमें बस यही मालूम था कि कार्बन का एक ही आइसोटोप है, कार्बन 12। क्लियर ना। तो एवोगैड्रो ने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन सैंपल को लिया, 12 ग्राम कार्बन 12 को लिया और इन्होंने पाया कि 12 ग्राम कार्बन सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उसकी संख्या कुछ इतनी है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है। क्या बोला, 12 ग्राम कार्बन 12 के सैंपल में इतने पार्टिकल्स पाए गए, मतलब कि इतने कार्बन एटम के पार्टिकल्स पाए गए, इतने कार्बन एटम पाए गए। और बाद में ये जो नंबर आया, इसी को एवोगैड्रो ने कह दिया कि ये नंबर 1 मोल के नाम से जाना जाएगा या मोल के नाम से जाना जाएगा। इतने पार्टिकल अगर कहीं भी पाए जा रहे हैं तो इसको हम 1 मोल कह देंगे, ठीक ना। तो 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ही क्यों लिया गया, तो ये यहाँ से आया, ठीक ना। हो सकता था कि इस 12 ग्राम कार्बन सैंपल के अंदर अगर कुछ और नंबर आता तो वो नंबर लिया जाता, बट यहाँ पर ये नंबर उनको मिला एवोगैड्रो को, तो उन्होंने इसी नंबर को बोल दिया कि ये 1 मोल नंबर है, ठीक ना, या 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्लियर ना। बाद में जा कर के ये बोला गया कि इस नंबर को, बाद में बताया गया कि इस नंबर को अब हम लोग एवोगैड्रो नंबर से भी जानेंगे, ठीक ना। अरे भाई एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया इसके नंबर को, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से भी, ठीक ना। तो यही नंबर क्यों सिलेक्ट किया गया, ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये आया कहाँ से, तो ये भी बात मालूम चल गया होगा, कार्बन 12 के सैंपल से आया। 12 ग्राम जब कार्बन एटम को हम लेते हैं तो इतने पार्टिकल हमें उसके अंदर दिखते हैं, जिसके वजह से एवोगैड्रो ने इन्हीं पार्टिकल्स के नंबर को बोल दिया कि ये 1 मोल हैं, ये कह सकते हैं 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं। क्लियर है। तो अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो चलिए आगे चलते हैं। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अभी मैं क्या बताया हूँ, 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं पार्टिकल के नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और वही नंबर मिल करके 1 मोल में पाए जाते हैं। या कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन सैंपल में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो 1 मोल है उसको और क्या क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास 1 मोल हीलियम है, ठीक ना, हमने ये बोला कि हमारे पास 1 मोल हीलियम है, तो इसका मतलब कितने हमारे पास हीलियम के एटम होंगे, तो हमारे पास 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हीलियम एटम होंगे। क्लियर है। इसी तरह से हम बोलें कि हमारे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल वाटर होने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल हैं। क्लियर ना। इसी तरह से हम बोलें कि हमारे पास 1 मोल NH3 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास 6.023 इंटू 10 के पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, ये 3 चीज़ें जो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हूँ, एक चीज़ देखिए, जहाँ जहाँ मोल था वहाँ वहाँ हमने ये नंबर पुट कर दिया है और सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। देखिए थोड़ा, यहाँ 1 मोल हीलियम था
तो हमने लिखा है इतना हीलियम एटम, यहाँ भी लिख देते हैं हीलियम एटम, ठीक ना। यहाँ लिखा 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो इतना वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल अमोनिया, इतना अमोनिया। मतलब जहाँ कहीं मोल लिख दिया जाए तो उसको हटा करके सिर्फ ये नंबर हमको लिखना है। बात समझ में आया। तो जो हमारे पास मोल टर्म है उसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 या 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को आपको दिमाग में ऐसे ही सेट करना है जैसे कि आपके दिमाग में डजन को लेकर के सेट है, कि हमने बोला 1 डजन तो आपने बोला 12, उस तरह हम बोले 1 मोल मतलब ये नंबर। क्लियर ना। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मोल टर्म का यूज करेंगे, ये 1 मोल दिस, 1 मोल दिस, 1 मोल दिस, तो इतने ये लिख दिया। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर हम बोले 1 मोल एटम तो इधर लिखेंगे जो नंबर हमने बोला है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर हमने इधर लिखा 1 मोल मॉलिक्यूल तो इधर लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इधर लिखे 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो इधर लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं एक और नए तरीके से कैसे लिखते हैं हम लोग मोल को, और क्या क्या बातें हैं इसमें समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम ये बोलें 1 मोल, कोई भी चीज़ हो सकता है यहाँ पे, एटम, मॉलिक्यूल, तो उसको क्या लिखेंगे 1 मोल। अगर मान लेते हैं एटम होगा तो कैसे लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। क्या होगा यहाँ पे, तो अगर एटम यहाँ पे है तो एटम होगा, मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो मॉलिक्यूल होगा। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल लिख दे रहे हैं। इस पार्टिकल से क्या लेना देना है, इस पार्टिकल का मतलब समझ जाइएगा, या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो आयंस हो सकता है, कोई भी छोटी चीज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ ही होगी, ठीक ना। तो ये तो हम चीज़ पहले से जानते थे। अच्छा अब ध्यान सुनिएगा, अगर हमें वेट पूछा जाएगा, अगर हमें 1 मोल को वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, कितना इसका मास होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे कि अगर हमने 1 मोल एटम लिया है तो इसका मतलब उस एटम का एटॉमिक वेट हम ग्राम में रख दें तो ये 1 मोल एटम का वेट हो जाएगा। क्या बोला गया, अगर हमने कोई भी एटम लिया है, हमने लिख दिया 1 मोल हीलियम एटम, ठीक ना, मान लेते हैं हमने लिख दिया 1 मोल हीलियम, तो उसको 1 मोल हीलियम का मतलब अगर नंबर में हम जानना चाहते हैं तो कितना होगा, तो नंबर इतना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम, ये तो नंबर हो गया। लेकिन अगर मास में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो 1 मोल हीलियम का मास जो होगा, या मास के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक वेट, जो कि ग्राम में लिखना है। तो हीलियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, हीलियम का मास क्या होता है, 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, तो उसका एटॉमिक वेट जो ग्राम में रख देना है, मतलब 4 ग्राम जो होगा वो 1 मोल हीलियम का, 1 मोल हीलियम एटम का मास होगा। बात समझ में आया। इसी तरह से हम मॉलिक्यूल के लिए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ हमने लिख दिया 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल या 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 1 मोल अगर मॉलिक्यूल है तो इसका वेट अगर लिखना होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे ग्राम में। जैसे अगर हमने वाटर रखा होता, 1 मोल वाटर रख दिया, तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, 18 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास 18, जिसको किस में रखना है, ग्राम में। तो 18 ग्राम जो होगा 1 मोल वाटर का मास होगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो हमने 3 चीज़ें लिखी है। मोल का मतलब अगर 1 मोल लिखा है, कोई भी चीज़ लिखा हो, एटम लिखा होगा तो एटम के फॉर्म में नंबर लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नंबर लिखेंगे। वेट के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा,
ये जो नंबर वाली चीज़ है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों पे अप्लाई होती है। यहाँ भी ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे अप्लाई होगा। मतलब 1 मोल कोई सॉलिड मॉलिक्यूल ले लें, 1 मोल कोई लिक्विड मॉलिक्यूल ले लें, 1 मोल कोई गैस मॉलिक्यूल ले लें, तो यही नंबर आएगा। यहाँ पे 1 मोल सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी मॉलिक्यूल या एटम लेते हैं तो इतना एटॉमिक वेट या इतना मॉलिक्यूलर वेट रख के हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। जैसे एग्जांपल में अगर हम लिखें 1 मोल हीलियम, तो 1 मोल हीलियम से क्या समझते हैं हम? तो अगर नंबर में बताना होगा कि 1 मोल हीलियम ये है, 1 मोल हीलियम ले जाओ। अगर हमने दे दिया कि 1 मोल हीलियम है, ये बताओ इसमें कितने हीलियम के एटम हैं, गिन के बताओ। तो हम जानते हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, इस नंबर से है। हीलियम एटम है, तो हमने बोला 1 मोल हीलियम का मतलब क्या हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम से है। क्लियर है? इसी तरह से हम बोल दें हमारे पास 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक ना। तो 1 मोल अमोनिया है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, NH3 क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं। तो इस तरह से नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन हम ये पूछें आपसे कि 1 मोल हीलियम का वेट क्या होगा, या 1 मोल हीलियम एटम का मास क्या होगा। तो हमने ऊपर बताया है कैसे लिखना है, एटॉमिक वेट ग्राम में रख देना है, मतलब ग्राम एटॉमिक वेट। तो एक हीलियम का मास क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास होता है 4, एटॉमिक मास 4। मतलब कि हीलियम का एटॉमिक वेट हो गया 4 और इसको रख देना है किस में, ग्राम में। तो हमने लिख दिया 4 ग्राम। तो ये जो 4 ग्राम है इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट। मतलब ये हो गया 1 मोल हीलियम का वेट, ठीक है। 4 ग्राम जो होगा वेट, ये 1 मोल हीलियम का वेट है, या इतने हीलियम एटम का वेट है। ये कितने हीलियम एटम का, तो 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का वेट होगा ये। तो इसको दो तरह से बोल सकते हैं कि 4 ग्राम जो वेट है ये 1 मोल हीलियम का वेट है, या 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम का वेट है। एक हीलियम एटम का वेट नहीं है, इतने हीलियम एटम आपस में मिल करके 4 ग्राम वेट बनाएंगे, ठीक ना। अगर एक एटम का वेट बताना होता तो उसे हम AMU में लिखते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है, ठीक ना। तो अगर अब इसका लिखना हो वेट तो कैसे लिखेंगे, तो अमोनिया का, अब बताइए अमोनिया एटम है या मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग 9th में पढ़े होंगे कैसे निकाला जाता है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो ये जब अभी बीच में कहीं बता दिया जाएगा कैसे निकालते हैं। तो अमोनिया के, चलिए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, NH3 मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इस एटम का एटॉमिक मास प्लस इस एटम का एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया 17 और इसे ग्राम में रख देंगे तो ये क्या हो गया 17 ग्राम। और ये 17 ग्राम किसका वेट है, तो 1 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल का, या इतने अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट है ये। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ और, थोड़ा सा बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको मालूम है तब तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 30 तक किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड किस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये आप लर्न कर लेंगे, ठीक ना। जैसे जनरली सब लोग जानते होंगे कि एटॉमिक मास जो होता है उसको अगर डबल कर दें तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसे अगर हम डबल कर दें तो वो एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं, अभी हमने हाइड्रोजन की बात किया, हाइड्रोजन को छोड़ दें तो ये एक्सेप्शन है। हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास पूछे तो इसको डबल कर देते हैं तो इसका एटॉमिक मास 4 आ जाता है।
तो ये बात हमको मालूम है क्योंकि 9th-10th में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 बट एटॉमिक मास होता है 7। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जिनका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आप लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लर्न है तब तो अच्छी बात है, नहीं लर्न है तो पीरियोडिक टेबल उठाइए और 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, एटॉमिक मास नोट करके उसे लर्न कर लीजिए, जिससे हेल्प मिलेगा जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मोल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ हर जगह पे हमें मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी और मॉलिक्यूलर मास तभी हम सही से निकाल पाएंगे जब हमें एटॉमिक मास मालूम हो। इसलिए आप लोग 30 तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लर्न कर लें, ठीक ना। तो ये हमने 1 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स का नाम विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास लिख दिया है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए एंड इसे लर्न कर लीजिए। कम से कम आपको 20 तक एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर कंफर्म लर्न होना चाहिए। 30 तक याद कर लें तो ये आपके लिए अच्छी बात है। नहीं तो इसमें से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें से आपको निकल का लर्न होना चाहिए, कॉपर का लर्न होना चाहिए, आयरन का लर्न होना चाहिए, इसके साथ साथ क्रोमियम का लर्न होना चाहिए, मैग्नीज का लर्न होना चाहिए, ठीक ना। तो ये कुछ सिलेक्टेड इसमें है और यहाँ तक तो लाइन तक आपको याद होना चाहिए। 20 तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में। और 30 में कुछ ये सिलेक्ट जो मैं किया हूँ इसको आप कंफर्म याद कर लीजिए और कुछ याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ज़्यादा। इतना आप अगर लर्न किए हुए हैं तो इससे क्या होगा, जब भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास इजीली निकल जाएगा, ठीक ना। और मॉलिक्यूलर मास हम इस चैप्टर में कई बार यूज करेंगे, जहाँ जहाँ पे मोल निकालना होगा मोस्ट ऑफ जगह पे हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, ठीक ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके लिख लीजिए, और नहीं तो लर्न है तो कोई बात ही नहीं है। आगे फिर चलते हम लोग, नोट कर लीजिए। बताइए क्या क्या अभी तक बताया गया है। 3-4 चीज़ें बताया गया है कि मोल एक नंबर है जो कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को काउंट करने में यूज किया जाता है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल हम किसी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और हमने बताया था कि 1 मोल का वेट कैसे निकालते हैं। 1 मोल कोई भी पार्टिकल दिया हो तो इसका वेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए बताया गया है कि ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक ना। सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब एक चीज़ और हम इंक्लूड करेंगे इसमें, बट ये चीज़ केवल और केवल गैस पे अप्लाई होती है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमने कहा कि 1 मोल हमारे पास हीलियम है, क्लियर ना। तो हीलियम क्या है, गैस है। तो 1 मोल हीलियम लिया, तो ये बताइए इसमें नंबर ऑफ हीलियम जो गैस है हमारे पास, इसके कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, नंबर में बताना हो। तो हम जानते हैं 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 6.023 × 10⁻23 हीलियम एटम होंगे, क्लियर है। अब पूछें कि हम इतने एटम का मास क्या होगा या 1 मोल हीलियम का मास क्या होगा, तो कैसे बताना है। तो हमने बताया था ग्राम एटॉमिक वेट, क्या बताया गया था, ग्राम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बताना है। तो एटॉमिक वेट हीलियम क्या होगा, 4, और ग्राम में रख देना है तो क्या हो जाएगा, 4 ग्राम। इसका मतलब इतने हीलियम एटम का मास 4 ग्राम है, या 1 मोल हीलियम का मास क्या है, 4 ग्राम है। अब ध्यान सुनिएगा, ये बोला जाए कि 1 मोल हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एट STP या NTP। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, तो IPSC का जो पुराना एक तरीका है, IPSC के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है
स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है लगभग 1 atm होता है। ये 1 atm नहीं होता है, ये होता है कितना, तो हम बोलते हैं इसे कि ये 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन। बट जो 1 बार है लगभग बराबर होता है 1 atm के। क्या बोला हूँ? 1 atm एंड 1 बार लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं 1 atm। ठीक ना? तो इससे बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये समझ जाएंगे बाद में जब आपको मालूम चलेगा। वैल्यू दोनों को देखेंगे तो लगभग बराबर है दोनों, 1 बार और 1 atm में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर ना? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन, प्रेशर हो गया 1 atm या 1 बार। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल हीलियम का वॉल्यूम क्या होगा। मतलब अगर हम 1 मोल हीलियम गैस को जो हम किसी बर्तन में रखेंगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो आता है, देखिएगा ध्यान से, 22.4 लीटर। कई जगह पे आपको ये मिलेगा 22.7 लीटर भी, अगर आप नए तरीके से लिखेंगे। मतलब अगर आप प्रेशर 1 बार ले रहे हैं, 1 बार एंड 273 केल्विन यूज करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 22.7 लीटर। ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 atm एंड 273 केल्विन लिया तो इसके बेस पर 22.4 लीटर वॉल्यूम मिलता है। क्या बोला हूँ? अगर हमने प्रेशर 1 atm रखा, टेम्परेचर 273 केल्विन रखा, ये वाली वैल्यू, तो हमें वॉल्यूम मिलता है 22.4 लीटर। किसका वॉल्यूम है ये? 1 मोल हीलियम गैस का है। क्लियर है? तो ये जो हीलियम गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर या 22.7 लीटर हो सकता है। और इसको अगर हम ml में लिखें तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कुछ इतना। ठीक ना? तो ये एक नई चीज़ है और ये सिर्फ गैस पे अप्लाई होगा। कहाँ पे अप्लाई होगा? सिर्फ गैस के लिए हम बात लिखेंगे। ये जो वेट वाली बात है ये हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए लिख सकते हैं। नंबर वाली जो बात है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए लिख सकते हैं। बट अगर वॉल्यूम का बात किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हम गैस पे ये अप्लाई करेंगे। अब कई लोग कहेंगे लिक्विड का भी तो वॉल्यूम होता है, लिक्विड पे क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? नहीं, लिक्विड पे अप्लाई नहीं करना है हमको। ठीक ना? क्योंकि लिक्विड में डेंसिटी चेंज होती रहती है तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। तो सिर्फ गैस पे इसे अप्लाई करिएगा आप लोग। तो अब एक चीज़ सुनिए ध्यान से, अगर हम बोलें 1 मोल गैस की बात करें, 1 मोल गैस में कितना वॉल्यूम होगा, तो 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। ठीक है? कोई भी गैस हो, केवल हीलियम की बात नहीं हो रही है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेंगे तो उसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा एट STP। ये बात नहीं भूलना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर हमने टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिया तो 1 मोल गैस का जो कवरिंग वॉल्यूम है, जो कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, जो हम बोल रहे हैं 22.4 लीटर, ये चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बोलना है। जब ये वॉल्यूम बोलेंगे आप तो हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है? तो चलिए इस तरह से और कुछ हम एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसी के बेस पे समझ जाइए ये आपका जो ईजी जो न्यूमेरिकल है या इस चैप्टर का 40% जो न्यूमेरिकल है ये इतने में ही हो जाएगा। इसी 1 लाइन को आप अच्छे से जान गए तो इसका मतलब आपका 40% न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। क्लियर ना? तो चलिए देखते हैं। इसे चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए जो बातें अभी तक लिखी गई हैं। तो चलिए हमने एक एग्जांपल लिया हीलियम का, इसी तरह से हमने और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया, कह दिया हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल है या एटम है? बताइए। मॉलिक्यूल है, सिंपल सी बात है। तो 1 मोल CO2 अगर हमने सैंपल लिया है तो पूछा जाएगा कि ये हमारे पास 1 मोल है, हमने इस कंटेनर में 1 मोल CO2 भरा है। तो इस 1 मोल CO2
जो हमने भरा है कंटेनर में, कितने CO2 के मॉलिक्यूल होंगे, गिन के बताओ। तो क्या हम गिनेंगे? नहीं, फटाक से बोल देंगे कि अगर ये 1 मोल है तो इसका मतलब उसके अंदर 6.023 इंटू 10 के पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? फिर पूछ दिया जाए कि ये हमने 1 मोल CO2 लिया है तो इसका वेट बताओ कितना होगा, मतलब इसका मास बताओ कितना होगा। तो क्या हम इसका मास नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। हमें मालूम है कैसे निकालेंगे। ये मॉलिक्यूल है तो हमको क्या रखना होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट रखना होगा, ठीक ना। तो मॉलिक्यूलर वेट इससे कैसे निकालेंगे? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए मैं कहा था कि आप 20 तक कम से कम लर्न कर रखिए एटॉमिक मास को। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? तो ये हो गया CO2, इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक ना। बस इसको ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो किसका मॉलिक्यूलर मास आएगा? तो ये आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक ना। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? तो 12 हो गया। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन क्या यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है? नहीं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसलिए ऑक्सीजन एटम 1 का एटॉमिक मास रखेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन का हमने मास रख दिया, एटॉमिक मास। ये कार्बन हो गया। अब ऐड कर दें तो ये होगा 22, ये हो गया 32, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 44। मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 44। तो हमें मालूम है मॉलिक्यूलर मास 44 आ गया और हमें किस में रखना है? ग्राम में। तो बस हम लिख देंगे 44 ग्राम। अच्छा, ये 44 ग्राम अब किसका मास है? एक CO2 का मास है या 1 मोल ऑफ CO2 का मास है? तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास है 44 ग्राम, या इतने नंबर में CO2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो उन सब का मास ऐड करके इतना आएगा। बात समझ में आया? 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम नहीं है। 1 मोल CO2 का मास है 44 ग्राम, या 6.023 इंटू 10 के पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो इतने का मास 44 ग्राम है। क्लियर है? तो नंबर हमने चेक कर लिया, मास चेक कर लिया। अब हमसे पूछा जाए कि 1 मोल CO2 कितना वॉल्यूम कवर करेगा एट STP, तो हमको मालूम है कितना होगा। कोई भी गैस हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि गैस हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 1 मोल गैस है, कोई भी 1 मोल गैस हो, CO2 हो, नाइट्रोजन हो या अमोनिया हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, कोई भी गैस अगर 1 मोल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो उसके द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम यही होगा 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। क्लियर है ना? तो यहाँ पे 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करेगा। ठीक है, सबको मालूम होगा इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम कवर किया जाता है, इस वॉल्यूम को हम बोल देते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ 1 मोल गैस द्वारा कवर किया गया वॉल्यूम। 1 मोल गैस ही तो है ये, 1 मोल CO2 कवर कर रहा है इतना वॉल्यूम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं VM से। ठीक है, इतना बात क्लियर है? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आपको हमें नहीं लग रहा है दिक्कत होगा आगे, लेकिन इतनी ही बात अगर नहीं समझ में आई है तो दिक्कत ही दिक्कत है, पूरा रायता फैल जाएगा। ठीक ना? तो इतना आपको क्लियर कट आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे अब 1 मोल
वाटर, ये तो लिया गया एग्जाम्पल, इसे नहीं लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1 मोल, क्या ले लें बोलिए आप लोग, 1 मोल ले लेते हैं हम, CO2 ले लिया है, वाटर ले लिया है, अमोनिया ले लिया है। तो अब ले लेते हैं 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल, 1 मोल ओजोन, ये भी गैस है। तो 1 मोल ओजोन का मतलब कितने ओजोन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे बताइए। 1 मोल ओजोन हमने लिया है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे ओजोन के, तो हमको मालूम है कितने होंगे। अगर ये 1 मोल है तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ओजोन के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक ना। फिर हम पूछें कि इतने 1 मोल ओजोन का मास बताइए, या इतने ओजोन का मास बताइए। तो कैसे करना है, तो हमको मालूम है ओजोन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे ओजोन का, अभी बताया हूँ। यहाँ पे एक ही एटम है तो ऑक्सीजन, ओजोन का मास निकालना होगा। तो ऑक्सीजन का वेट होता है 16, लेकिन 3 एटम हैं तो इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 48 इसका मॉलिक्यूलर मास, और इसको ग्राम में रख देंगे, ग्राम लिख दिया हमने 48 ग्राम। तो ये 48 ग्राम किसका मास है, 1 मोल ओजोन का मास है, या इतने ओजोन के मॉलिक्यूल मिल करके इतना मास बनाएंगे। क्लियर ना। अब हम पूछें 1 मोल ओजोन कितना वॉल्यूम कवर करेगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल ओजोन कितना वॉल्यूम कवर करेगा, या 48 ग्राम ओजोन कितना वॉल्यूम कवर करेगा, या 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ओजोन मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम कवर करेंगे। तो कितना वॉल्यूम कवर करेंगे, सिंपल सी बात है 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल अगर आप क्लियरली समझ गए होंगे तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके चैप्टर की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई है, और अगर नहीं इतना समझ में आया तो दिक्कत होनी है। तो इस वीडियो को आप अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बार बार पीछे करके देखिए, लेकिन आपको ये समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो दिक्कत होगी पूरे चैप्टर में, ठीक ना। तो ये तो बस आज बेसिक्स हमने बात किया है, बहुत बेसिक्स बात किया है, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और, आप कुछ एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ, आपको बताना है, आप अपने मन से लिखिएगा उसको कैसे लिखना है, ठीक ना। जैसे लिख दे रहा हूँ 1 मोल आपको लिखना है CO, 1 मोल SO2 गैस है। इसके बारे में सारा डाटा जैसे ऊपर हमने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ऐसे ही कॉल लिख दे रहा हूँ 1 मोल CH4, इसके बारे में भी आपको लिखना है। जैसे मैं ऊपर लिखा हूँ एग्जाम्पल में, ऊपर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है उसी तरह से आपको हर चीज़ बताना है, नंबर बताना है, वेट बताना है एंड वॉल्यूम बताना है कि 1 मोल SO2 में कितने SO2 के मॉलिक्यूल होंगे, कितना वेट होगा, कितना वॉल्यूम होगा। उसी तरह से 1 मोल CH4 मीथेन में कितना नंबर होगा मीथेन मॉलिक्यूल का, कितना वेट होगा 1 मोल मीथेन का, एंड कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप में आप लोग भेजिएगा, बस आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना आप लोग तैयार करिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।